उसी प्रकार से जनरल पठानिया, जिनको 4 डिवीज़न का कमांडर बनाया गया, उन्होंने भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का जिक्र किया। एक महावीर चक्र विजेता सोल्जर, एक मिलिट्री क्रॉस, जैसे डबल महावीर चक्र विजेता सोल्जर अगर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करें ऐसी स्थिति में, जबकि स्थितियां विपरीत हैं, तो उसमें बड़ा सोच विचार करने की बात होती है। तो 17 नवंबर को जो भारतीय सेना थी 4 कोर की डिप्लॉयमेंट कुछ इस प्रकार से थी। सेला के अंदर, जो सेला और सेंग ये 2 एरिया हैं, जिसमें 62 इन्फेंट्री ब्रिगेड ब्रिगेडियर होशियार सिंह के अंडर में और 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड आई थिंक ब्रिगेडियर सईद के अंडर में, टोटल मिला के केवल 7 बटालियन थी उन दोनों के पास में। और डी हेडक्वार्टर का एडवांस हेडक्वार्टर वहाँ पे था। दिरांग जो एक नीचे के इलाका है, उसमें 4th इन्फेंट्री डिवीजन का रियर हेडक्वार्टर था। उसमें 2 इन्फेंट्री की कंपनियां लगा रखी थी उन्होंने और एक फील्ड बैटरी लगा रखी थी, इसके बाद 8 गन थी। और बॉर्डर रोड बनाने वाले जो कुछ एलिमेंट थे वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट थे। बेसिकली जब डी हेडक्वार्टर का जो स्टाफ होता है उसमें ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनका काम होता है पेपर वर्क करना, सिग्नल मैन होते हैं जिनको टेलीग्राम्स वगैरह भेजना होता है, इस किस्म के लोग होते हैं ज़्यादातर। जो लोग ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं वो लोग होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए इन्फेंट्री के लोग लाए जाते हैं। और इस वजह से वो 2 कंपनियां वहाँ पे लगाई गई थी डी हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर दुश्मन इन्फिल्ट्रेट करके और हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा कर ले और हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दे तो आगे की फौजी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। तो इस वजह से उसकी रक्षा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉम्बडिला के अंदर 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, जिसकी 2 बटालियन थी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ में। 16 नवंबर को उनमें से एक बटालियन को भेज दिया गया थेम्बांग के अंदर, जिसकी एक कंपनी फर्दर आगे जाके डिप्लॉय कर दी गई थी स्क्रीन की तरफ से। स्क्रीन एक, जैसे कि आप बताते हैं, स्क्रीन का मतलब पर्दा, एक डिफेंस में भी पर्दा लगाया जाता है जहाँ पे एक छोटी फौज ज़्यादा बड़े इलाके पे उसको डिप्लॉयमेंट करती है, दुश्मन को ये दिखाने के लिए कि शायद यही मेन डिफेंसेस है, और उनका कोशिश करती है कि वहाँ पे वो हमला करें। और जब वो हमला करते हैं तो वो लड़ती नहीं है, फौज वापस आ जाते हैं। एक तरीके से दुश्मन को परेशान करने के लिए स्क्रीन पोजीशंस लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कंपनी को वहाँ पे लगाया गया था और एक स्क्वाड्रन आर्मर का उनके साथ में था इस इलाके में। दरांग के अंदर 181 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, जिसकी 3 बटालियन थी और एक स्क्वाड्रन टैंक का था उनके साथ में। और बॉम्बडिला के अंदर तो जैसे मैंने बताया कि 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी और तेजपुर के अंदर हेडक्वार्टर 4 कोर था। यहाँ पर तो ये कार्रवाई चल रही थी। 17 नवंबर को कुछ और कार्रवाई हो रही थी चुशूल के अंदर, वो बात करेंगे हम इस गाने के बाद में। और आपको सुनाता हूँ, ये बहुत खूबसूरत सा गाना मन्ना डे साहब की आवाज़ में है, उपकार फिल्म का गाना है। और आप समझ ही गए होंगे मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। गाना सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि कस्में वादे जो होते हैं ये बातें हैं, असली बात वो है कि आप उसमें कितनों पे अमल करते हो। हमने सबने कस्में खाई हैं अपने देश की रक्षा की। हम बड़ी बड़ी महफिलों में बात करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में सब नकली चेहरे नजर आते हैं, सब लोग हंसी खुशी एक दूसरे को, एक ऐसी डिप्लोमेसी की पद्धति सी बन गई, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कौन सच है कौन क्या झूठ है। बड़ी दुविधा है भैया। तो आओ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना मन्ना डे साहब की आवाज़ में। आपको बताना है कि इसके संगीत निर्देशक कौन है। जी हाँ, वो जीत कर आएंगे ही दोस्तों। कई बार हम बाबू को जाते हैं क्योंकि हमने इनको देखा है और हमने अपने जीवन में जो भी हमने, कई बार हमारे साथ में भी एक हादसा ऐसा हो गया कि हम अनजाने में फ़ौज में चले गए, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ये सबसे खूबसूरत हादसा हमारी ज़िंदगी का हुआ कि हमें फ़ौज में जाने का अवसर मिला, देश की सेवा करने का अवसर मिला। और एक ऐसी बटालियन में हमारी बदली हुई कि जहाँ पर देशभक्ति और वीरता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, हर एक बटालियन भरी हुई है। लेकिन वहाँ पे कुछ खास बात ऐसी हो गई कि हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया अपने देश से, अपनी सीमाओं से और अपने सैनिकों से। और उसी प्रेम की वजह से मैं करता हूँ जो भी करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूँ। और श्रद्धा का एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ SHRADHA.org। कुछ भी अगर मैं कर सकूं कभी भी अपने सिपाहियों के लिए, अपने जवानों के लिए, ये शायद मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहेगा। और इसमें अगर आप कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं श्रद्धा.org पे, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये अभी हमारी श्रोता हैं पूनम जी, उन्होंने बताया कि भाई बच्चों के लिए भी होना चाहिए। कई लोग श्रोताओं ने कहा है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए, और बच्चे जो यहाँ पे जैसे अब बड़ी समंजस में मैं पढ़ जाता हूँ कई बार कि हिंदी में प्रोग्राम करें कि अंग्रेजी में प्रोग्राम करें। जो बच्चे हिंदी थोड़ा कम समझते हैं और बड़े लोग भी प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, या तो फिर मैं ये करूँ कि एक प्रोग्राम हिंदी में और एक प्रोग्राम अंग्रेजी में, या वही प्रोग्राम आधा घंटा हिंदी में और आधा घंटा अंग्रेजी में। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ कि जिससे कि हम दोनों की बातें पूरी कर सकें। चुशूल के अंदर एक मोन्यूमेंट बना हुआ है, और उस मोन्यूमेंट पे क्या लिखा है मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। हाउ कैन ए मैन डाई बेटर देन फेसिंग
fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods. 13 कुमाऊं की जो चार्ली कंपनी थी वो ना तो एशेस के लिए लड़ रही थी और ना ही टेम्पल्स के लिए लड़ रही थी, क्योंकि त्रिशूल पर इन दोनों में से कोई भी नहीं था उनके लिए। त्रिशूल की हार, अगर त्रिशूल दुश्मन के कब्जे में चला जाता तो उसे कोई लद्दाख की डिफेंस पे बहुत बड़ा असर भी नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ये जो लोग 13 कुमाऊं के लड़ रहे थे, ये उसके लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सिर्फ अपनी जो भारत माता की प्रतिष्ठा है उसके लिए लड़ रहे थे। जो 13 कुमाऊं की प्रतिष्ठा है, या वो जिस जाति से आते थे, 13 कुमाऊं के लोग, आपको नाम कुमाऊं रेजिमेंट है, लेकिन 13 कुमाऊं एक बटालियन है जिसमें प्योर अहीर लोग हैं। 100% अहीर सिपाही हैं जो हरियाणा के गुड़गांव और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इस इलाकों से आते हैं। आजकल तो गुड़गांव ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन सन 62 में ये जवान त्रिशूल की हाइट पे, जो कि त्रिशूल खुद 14,000 की फीट पे स्थित है, गांव 4 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर की वैली है ये, जिसमें बहुत ही खूबसूरत जगह है त्रिशूल अगर आप देखें तो। और उस जमाने में भी इसके ऊपर एक एयर स्ट्रिप थी सैलानियों को लाने के लिए, और वहाँ पे त्रिशूल से थोड़ा सा 300 मीटर ऊपर जाके करीब 16,000 की फीट पे ये है जो रजांगला पास, जहाँ पर ये कंपनी लगी हुई थी। और इस कंपनी के जांबाज कंपनी कमांडर थे वो थे जोधपुर के भट्टी परिवार के मेजर शैतान सिंह। रजांगला में क्या हुआ, 13 कुमाऊं ने बहादुरी की कौन सी मिसालें वहाँ पे 18 नवंबर को कायम की, इसकी बात करेंगे हम इस गाने के बाद में। थोड़ा सा माहौल हल्का कर देते हैं दोस्तों, कि ज़िंदगी तो हम भी जी रहे थे, ज़िंदगी आप भी जी रहे हो, लेकिन एक हमारी जो मुलाकात आपसे हो गई उससे हमें ज़िंदगी के नए मायने मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे लगता है जैसे कि इस गाने में कहा गया कि शायद हमारी बात बन गई। और आप बताएं कि इस गाने को गाया किसने। आपको मालूम है इस प्रोग्राम के अंदर हम भारतीय सेना के इतिहास से चंद एक किस्से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अच्छे अच्छे गानों के साथ में। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी सुनने वालों का, पूनम जी, मधु जी, मनमीत मरान साहब, आपका कॉल आया बहुत देर बाद में, आपने कॉल किया, फतेह चंद जी, और सब लोग आप इस प्रोग्राम को इतना सराहते हैं, इतना अच्छा बताते हैं, इससे हमें वास्तव में, और गौरव साहब, उनका नाम, सॉरी गौरव साहब आपका नाम मैं पहले नहीं पढ़ा, तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है आपके कहने से। और मेरी कोशिश ये कि कई लोगों ने मेरे को शिकायत की कि कई बार उनका प्रोग्राम मिस हो जाता है, ड्राइविंग करते हुए सुनते हैं और फिर एकदम जब पार करते गाड़ी मिस कर जाते हैं। आप लोग दोस्तों इसको इंटरनेट पे भी सुन सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सारे प्रोग्राम हैं उनको मैं अपनी श्रद्धा की वेबसाइट पर डाल दूं, जिससे कि अगर आप प्रोग्राम मिस करें बाद में जाके उस प्रोग्राम को सुन सकें। कोशिश है कि आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, त्रिशूल रजांगला की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चार्ली कंपनी जो 13 कुमाऊं की थी, वो ना तो गॉड के टेम्पल्स के लिए लड़ रही, ना फादर्स की एशेस के लिए लड़ रही, क्योंकि त्रिशूल में कुछ भी नहीं था वहाँ पे। त्रिशूल खुद 14,300 की फीट की हाइट पे है जैसा कि मैंने बताया, और उसके साथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो 19,000 फीट पे हैं। और रजांगला पास जो है वो 16,000 फीट की हाइट पे है। रजांगला तकरीबन 3,000 गज लंबा और 2,000 गज चौड़ाई में इस तरीके की पोस्ट बनती है। उस पोस्ट पे दोस्तों 16,000 फीट की हाइट पे जब लड़ाई शुरू हुई उस टाइम पे इसकी जिम्मेवारी थी 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड की, जिसकी कमान थी तपेश्वर नारायण रैना साहब कर रहे थे। बहुत ही बहादुर, कामयाब और काबिल अफसर हुए हैं। बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बने, महावीर चक्र से भी सम्मानित हुए वो वीरता के लिए। तपेश्वर नारायण रैना साहब के पास में हालांकि ब्रिगेड थी, ब्रिगेड में 3 बटालियन होती है कम से कम, लेकिन उनके पास में सिर्फ 2 ही बटालियन थी। 8वीं गुरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन और जाट रेजिमेंट की 5वीं बटालियन, 2 ही बटालियन थी उस टाइम पे।